आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ किसी आम मौसमी घटना को डिकोड नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक बेहद दिलचस्प और हर साल लौट कर आने वाली एक एपिक स्टोरी की, भारतीय उपमहाद्वीप और समुद्री हवाओं के बीच की कहानी। तो चलिए बिना देर किए इस अद्भुत सफर को करीब से समझते हैं। सच कहूं तो ये कोट हमारे आज के पूरे टॉपिक का एकदम सटीक निचोड़ है। ये सिर्फ कोरा भूगोल नहीं है, हवाओं, समुद्र और भारत की मिट्टी की एक तरह की प्रेम कहानी है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम मॉनसून को एक लंबे सफर की तरह देखेंगे, जहां अट्रैक्शन है, एक रास्ता है, कई बड़ी रुकावटें हैं और आखिर में एक थोड़ी सी इमोशनल विदाई भी। कहानी शुरू होती है भयंकर चिलचिलाती गर्मी से। जब भारत की विशाल जमीन इस गर्मी से लिटरली तप रही होती है, तब असल में एक बहुत बड़े बदलाव का बेस तैयार हो रहा होता है। ये जबरदस्त गर्मी हवा में एक बहुत बड़ा खालीपन, एक शून्य बना देती है। और यही वो खालीपन है जो मीलों दूर समुद्र की हवाओं को अपनी तरफ जोर से खींचता है। अब इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। थार रेगिस्तान जैसी जगहों पर भीषण गर्मी की वजह से एक विशाल लो प्रेशर जोन बन जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना हिंद महासागर काफी ठंडा रहता है, जिससे वहां हाई प्रेशर बना रहता है। और विज्ञान का वो बेसिक रूल तो हम सभी जानते ही हैं, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागने के लिए बेताब रहती हैं। लेकिन असली गेम चेंजर है ITZ, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। गर्मी इतनी भयानक होती है कि ये पूरा का पूरा लो प्रेशर बैंड फिजिकली खिसक कर उत्तर की तरफ, यानी सीधे भारत के ऊपर आ जाता है। ये शिफ्ट होना दरअसल समंदर की हवाओं के लिए एक ग्रीन सिग्नल है कि बस अब दिशा बदलो और भारत की तरफ अपना सफर शुरू कर दो। और यहीं से शुरू होता है सफर का दूसरा फेज। लो प्रेशर का वो जबरदस्त मैग्नेट जैसा खिंचाव इन हवाओं को रोक नहीं पाता। दक्षिणी गोलार्ध से चलने वाली ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स समुद्र के ऊपर से अपनी एक विशाल और लंबी यात्रा पर निकल पड़ती हैं, ताकि वो जल्द से जल्द भारतीय मुख्य भूमि तक पहुंच सके। अब यहाँ जो साइंस काम करती है वो सच में अमेजिंग है। जैसे ही ये हवाएं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को पार करती हैं, तो पृथ्वी के घूमने की ताकत, जिसे हम कोरियोलस फोर्स कहते हैं, इन्हें दाईं तरफ मुड़ने पर मजबूर कर देती है। और इसी जादुई घुमाव के साथ ये हवाएं सीधे भारत की तरफ टारगेट हो जाती हैं और बन जाती हैं हमारा अपना साउथ वेस्ट मानसून। आगे जाकर ये विशाल सिस्टम दो अलग अलग रास्तों में बंट जाता है। पहली है अरब सागर की शाखा, जो पश्चिमी तट पर हिट करती है और मुंबई, गुजरात से होते हुए राजस्थान तक का सफर तय करती है। और दूसरी तरफ है बंगाल के खाड़ी की शाखा। ये उत्तर पूर्व में ऐसा तूफानी प्रवेश करती है कि मासिन राम और चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश करवाती है। सोचिए, कुछ ही हफ्तों में यहाँ इतना पानी गिरता है जितना कई देशों में सालों में नहीं गिरता। इसके बाद ये हवाएं गंगा के मैदानी इलाकों की तरफ मुड़ जाती हैं। 1 जून ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो बहुप्रतीक्षित दिन है जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहता है। ये वो अप्रॉक्सीमेट टाइम है जब अरब सागर वाली शाखा पहली बार केरल के तट को छूती है और आधिकारिक तौर पर देश में बारिश के मौसम का बिगुल बज जाता है। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े सफर में कुछ बड़ी रुकावटें तो आएंगी ही। जब ये मॉनसूनी हवाएं भारतीय जमीन पर आगे बढ़ती हैं, तो उनका सीधा मुकाबला होता है भारत की दो सबसे विशाल प्राकृतिक दीवारों से, पश्चिमी घाट और उत्तर में खड़े ऊंचे हिमालय से। और यहीं पर हमें ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी पर्वतीय वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता है। पहाड़ के जिस हिस्से से हवाएं सीधे टकराती हैं, वहां तो छप्पर फाड़ के बारिश होती है, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई पार करते करते हवाओं की नमी लगभग खत्म हो जाती है। नतीजा ये होता है कि दूसरी तरफ का हिस्सा, जिसे रेन शैडो एरिया कहते हैं, जैसे कि अपना दक्कन का पठार, वो काफी हद तक सूखा ही रह जाता है। अब किसी भी लंबे रिश्ते की तरह इसमें भी कभी कभी दूरियां आ जाती है। जुलाई और अगस्त के बीच एक ऐसा समय आता है जब हवाएं अचानक कमजोर पड़ जाती है और झमाझम बारिश के बीच एक लंबा गैप आ जाता है। इसे ब्रेक इन मॉनसून कहा जाता है। ये वो वक्त होता है जो हमारी खेती बाड़ी और किसानों के लिए काफी तनावपूर्ण हो सकता है। खैर, हर शुरुआत का एक अंत होता ही है। सितंबर आते आते जमीन की वो भयंकर गर्मी शांत होने लगती है और हवाओं की पूरी मैकेनिज्म अब रिवर्स गियर में आ जाती है। जिन हवाओं ने इतने जबरदस्त उत्साह के साथ भारत में एंट्री ली थी, अब उनके वापस लौटने का यानी विदाई का समय आ जाता है। ये वापसी कैसे होती है, आइए देखते हैं। जमीन ठंडी होने से अब वहाँ हाई प्रेशर बनने लगता है
और हवाओं का वही पुराना नियम फिर लागू होता है। अब ये हवाएं जमीन से समंदर की तरफ यानी लो प्रेशर की तरफ वापस धकेली जाती हैं। अपनी उल्टी दिशा की वजह से अब हम इन्हें नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहते हैं। लेकिन जाते जाते भी ये हवाएं एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा देकर जाती हैं। जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से वापस लौट रही होती हैं, तो वहां से एक बार फिर से नमी इकट्ठा कर लेती हैं और पूरी तरह विदा लेने से पहले तमिलनाडु के तटीय इलाकों में सर्दियों के दौरान भी भारी बारिश के रूप में अपना आखिरी आशीर्वाद दी जाती हैं। हवाओं के इस पूरे साइकिल को अगर हम एक टाइमलाइन में देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। जून में केरल से धमाकेदार शुरुआत, जुलाई के मध्य तक पूरे भारत को अपने आगोश में ले लेना और फिर सितंबर के आते आते उत्तर पश्चिम भारत से उनकी वापसी शुरू हो जाना। ये प्रकृति की एक परफेक्ट और वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइमिंग है। इस पूरी कहानी और रोमांस के पीछे सिर्फ जमीन और समंदर का खेल नहीं है। कई बड़े ग्लोबल फैक्टर्स भी इस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ITZ का शिफ्ट होना, जमीन और पानी के गर्म होने का अंतर, कोरियोलिस फोर्स तो है ही, साथ में जेट स्ट्रीम्स और हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में होने वाले एल नीनो और ला नीना का असर भी ये तय करता है कि किसी साल मॉनसून कितना ताकतवर होगा। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर विचार करना चाहिए। ये मॉनसून सिर्फ बादलों का आना और बरसना नहीं है। ये पूरे उपमहाद्वीप की खेती, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जिंदा रहने की असली धड़कन है। जरा सोच कर देखिए, अगर प्रकृति की ये लय, ये साइकिल महज एक साल के लिए भी टूट जाए तो हमारा क्या होगा? इस विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगली बार जब बारिश की पहली बूंद गिरेगी तो हवाओं के इस लंबे सफर की याद आना तो तय है।